देवभूमि उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवाड़ी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए एक मैथमेटिक्स की सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस में पूछे गए बोर्ड एग्जाम के सवाल। और उसी कड़ी में हम अपने तीसरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इस चैप्टर के अंदर भी हमने कुछ बोर्ड के प्रीवियस सवालों को देखा था कि वो किस किस रूप में हमारे सामने आते हैं। और आज इसी कड़ी में हम कुछ सवालों को फिर देखेंगे और जानेंगे कि हमारे पास 4 और 5 नंबर में सवाल किस तरीके का बन के आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल पे। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। वर्ष 2023 में पूछा गया सवाल। पुनः मैं सवाल को रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, इट मीन्स 10 आवर्स में 30 किलोमीटर जाती है धारा के प्रतिकूल, तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव के स्थिर पानी में चाल ज्ञात करें। हमने सीखा था कि इस तरीके के सवालों को बनाने के लिए हम सर्वप्रथम रैखिक समीकरण के दो युग्म प्राप्त करते हैं और फिर उन युग्मों को सॉल्व करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम दो रैखिक समीकरण के युग्म तैयार करें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ दो बातें आपसे कही जाती हैं। एक लिखा जाता है प्रतिकूल और एक लिखा जाता है अनुकूल। ऐसा सवाल जब भी आपके सामने आता है तो आपको ध्यान बिल्कुल इस बात पे देना है कि प्रतिकूल की स्थिति क्या होती है और अनुकूल की स्थिति क्या होती है। देखिए, आपको विदित है, प्रतिकूल का मतलब है कि स्थिति के विपरीत। अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक ही धारा है और हम इस धारा के ठीक जिधर को धारा बह रही है उसी में चले, तो यह है धारा की अनुकूल स्थिति। और हम ये कहें कि धारा तो बह के इधर को आ रही है, लेकिन हम इधर को चले जाएं, इसकी विपरीत दिशा में चले जाएं, यह है अनुकूल की प्रतिकूल की स्थिति। तो हम ये कहेंगे कि शांत पानी जिसमें एक नाव चलाई जा रही है, इस तरीके की नाव, ये नाव चलाई जा रही है, जब ये धारा के अनुकूल चलती है, देखिएगा उन्होंने लिखा है, उसकी चाल हो जाती है 10 घंटे में 44 किलोमीटर की। और जब वो धारा के विपरीत दिशा में आती है, यानी प्रतिकूल डायरेक्शन में आती है, तो उसकी चाल 10 घंटे में होती है 30 किलोमीटर। हमें दो तरीके की सिचुएशन दी गई है, तो हम पहले सिचुएशन को सॉल्व करते हैं और मान लेते हैं कि माना नाव की स्थिर जल में चाल है x किलोमीटर पर आर। दूसरा हम बोलते हैं कि धारा की चाल है y किलोमीटर पर आर। ये स्थिर जल की बात है। अब जैसा हमसे सवाल में कहा गया, ठीक हम उसी के अनुरूप बनाएंगे। धारा के अनुकूल नाव की चाल, मैंने अभी आपसे कहा अनुकूल वो स्थिति है जब आप धारा के साथ बह रहे हैं, तो इसमें हमेशा प्लस हो जाता है, जुड़ जाता है। और प्रतिकूल आएंगे तो वो माइनस के साथ में लिखा जाएगा। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल x + y किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो x - y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चलने में लगा समय, जरा ध्यान दीजिएगा, एक नाव 10 घंटे में, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और हमें बताना है समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी तय की उसने 30 किलोमीटर और स्थिति थी धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल पर हमने भी बात की, हमने लिखा कि x - y अपॉन लिख देंगे हम x - y घंटे। ऐसे ही धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर चलने में, तो हम बोलेंगे कि 44 अपॉन x + y, क्योंकि हमने अनुकूल की स्थिति में सीखा है कि हम हमेशा दोनों को ऐड करके चलते हैं, x + y। ये दो स्थितियां आ गई। अब हमारे पास आया सवाल के हिसाब से जो प्रश्नानुसार कहा गया कि दोनों चालों का यानी दोनों समयों का योग कितना है, 10 घंटा है। तो हम ये कहेंगे 30 बट्टे x - y प्लस 44 बट्टे x धन y बराबर 10। इसको हम अपना समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। इसी प्रकार
13 घंटे में हुआ 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। तो प्रतिकूल की स्थिति अभी हमने सीखा है कि हमेशा माइनस में रहेगी, तो x माइनस वाई। तो हम बोलेंगे कि धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर चलने में लगा समय बराबर 40 बटे एक्स माइनस वाई। और ऐसे ही 55 किलोमीटर चलने में, धारा के अनुकूल चलने में 55 किलोमीटर चलने में लगा समय 55 बटे एक्स धन वाई घंटे। इस तरीके से हम अपने दोनों समीकरणों को बनाएंगे। फिर वही प्रश्नानुसार हमारे को लगा कुल कितना समय है, तो उन्होंने दिया है कि 13 घंटे लग जाते हैं। तो हमने कहा कि 40 बट्टे एक्स धन वाई प्लस 55 बट्टे एक्स धन वाई बराबर 13, समीकरण नंबर 2। क्योंकि हमने दोनों समीकरणों के समय को साथ में ऐड कर लिया, तो अब आपके पास समीकरण 1 भी आ गई और समीकरण नंबर 2 भी आ गई, यानी रैखिक समीकरण का योग आपने प्राप्त कर लिया। अब गौर करें कि जो हमारे पास समीकरण बन गए हैं, हम जानते हैं कि हमें इस स्थिति में अब एक टर्म को हम कैंसिल करवाते हैं। कैंसिल करवाने के लिए आप थोड़ा सा वहां पर दिमाग लगाइएगा। आप देखेंगे यहाँ लिखा है समीकरण 1 में 30 बट्टा एक्स धन वाई धन 44 बट्टे एक्स धन वाई बराबर 10। और दूसरा समीकरण आया है 40 बट्टे एक्स माइनस वाई धन 55 बट्टे एक्स धन वाई बराबर 13, समीकरण नंबर 2। ये 40 और ये 30 को अगर हम ध्यान से समझें तो इन दोनों का टेबल एक जैसा मिल जाएगा हमें, क्योंकि 30 में अगर हम बोले 30 चक्को 120, यानी 4 तियान 112, और 4 तियान भी 112 और 3 चक्को भी 112। तो 4 से अगर मैं समीकरण नंबर 2 में गुणा कर दूं और 3 से समीकरण नंबर 1 में मैं 3 से गुणा 4 से गुणा कर दूं और समीकरण नंबर 2 में मैं 3 से गुणा कर दूं, तो मेरे पास एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो मैं लिख रहा हूं कि समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर और फिर दोनों समीकरणों को घटाने पर हमने प्राप्त किया 30 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 40 4 तियान 12 यानी 120, 34 या 120 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, यानी 44 चक्को 176 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 4 जा 40। ये हमने सॉल्व किया है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, समीकरण नंबर 2 में हमें 3 से गुणा करनी है, तो वही 40 3 120 यानी 43 जा 120 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 3 जा 165, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 कैरी बची थी तो 16 हो गया 165 अपॉन 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 39। अब दोनों टर्म को माइनस करें, तो माइनस करेंगे तो ये टर्म तो अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में आएंगे तो प्लस माइनस माइनस। अब इस टर्म को देखिएगा, यहाँ लिखा है 176 अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ लिखा है 165 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो हम दोनों में से 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को एक कॉमन ले लेते हैं, और ये जो पोर्शन बचा पड़ा है 176 माइनस 165 इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू ये 40 माइनस 39 है तो लिख दिया 40 माइनस 39, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। 176 में से 165 को माइनस कर दीजिए, ये आएगा 11, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 1 में से 1 गया 0 इज इक्वल टू 40 में से 39 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अब गौर कीजिएगा x प्लस वाई ये अपने पास 11 है, इनको हम ट्रांसपोज करके राइट हैंड पे ले आते हैं, नहीं राइट हैंड लेके x प्लस वाई को हम उनके साथ मल्टीप्लाई कर देते सीधे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 11। इसको इक्वेशन नंबर 3 रख लीजिए। अगला समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए, यानी जो समीकरण 3 में x प्लस वाई का मान आया है इसको आप प्रतिस्थापित करेंगे, तो समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण 2, और समीकरण 2 हमारे पास क्या बन के आया था 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। चलिए चेंज करते हैं, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 11, हमने पुट कर दिया 11 इज इक्वल टू 13। यहाँ तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 11 5 या 55, ये तो कैंसिल होगा तो 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 13। इस 5 को हम ट्रांसपोज करते हैं आरएचएस में, तो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 13 माइनस 5, तो 13 में से 5 को निकालेंगे तो 8 बन के आएगा। हम कह सकते हैं कि 40 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस वाई के साथ, तो 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 40 को डिवाइड कर दीजिए 8 से, तो 40 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया 5। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दीजिए। गौर कीजिएगा कि जो x इज इक्वल टू आप लिखेंगे इस 5 को इस y को ट्रांसपोज करके अगर मैं राइट हैंड पे लाऊंगा तो मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस वाई
इस वैल्यू को अब हम समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 जहां भी हम पुट करेंगे वहां से हमें वैल्यूज मिल के आएंगी। तो हम x का जो मान आया है x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई, इतना ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पुनः x का वैल्यू हमने निकाला है, हमने y को ट्रांसपोज कर दिया, तो ये x का जो मान आया है इसको हम समीकरण नंबर 3 में रख रहे हैं, x धन y बराबर 11 की जगह पे। तो हमने रखा 5 क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू आई है x की, 5 प्लस वाई हमने रख दिया। समीकरण नंबर 3 में y भी है, हमने लिख दिया y इज इक्वल टू 11। ये 5 को फिर ट्रांसपोज कर दीजिए RHS में, तो ये y तो हो गया 2y इज इक्वल टू 11 माइनस 5। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो 6, और ये 2 को इससे डिवाइड कर देंगे 6 को, तो 2 3 जा 6, हमारे पास y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू 3, पुनः इस y का मान इसी समीकरण नंबर 3 में पुट कर दीजिए, तो आप लिखेंगे x धन यहाँ पर जहाँ y आया है वहां रख देंगे 3 और इज इक्वल टू 11। इसको 3 को फिर ट्रांसपोज कर दीजिए, x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3, x की वैल्यू आ गई 8। अब आप गौर कीजिए, जो आपने शुरुआत में मान लिया था, माना नाव की स्थिर जल में चाप x, वो आ गया आपके पास 8 किलोमीटर पर आर, और दूसरा आपने माना था कि धारा की चाल वो y आपके पास आ रखा है ऑलरेडी 3, तो 3 किलोमीटर पर आर, अतः धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यह सवाल हमसे पूछा गया था 2023 में। अब ठीक इसी के जैसा सवाल मैंने यहाँ रखा है, मैं रीड कर देता हूँ, आप इसी का सहारा लेंगे और खुद बनाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपको बात समझ में आई या नहीं आई। बहुत आसान सवाल होता है, बस हमें इतना ही ध्यान देना होता है कि हमें रैखिक समीकरण का युग्म तैयार करना है, और तैयार हो जाएगा फिर प्रतिस्थापन की विधि से हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो देखिए 2020 में ठीक ऐसा ही सवाल क्या पूछा गया, एक नाव 12 घंटे में धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाती है। ध्यान से देखिएगा, वही बिल्कुल पैटर्न। 10 घंटे में वह 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। 2020 में पूछा गया सवाल, और वही सवाल उन्होंने उठाया और 2023 में रिपीट कर दिया। 23 की जगह 24 गुजर चुका है, 25 गुजर गया है, 26 इस वर्ष आप पेपर देने जा रहे हैं, तो क्या पता बाई लक ऐसा सवाल फिर पुनः वापस आ जाए, तो आपके 4 से 5 नंबर पक्के तैयार हो जाएंगे। बस बशर्ते आपने सवाल को समझ अच्छे से रखना है कि मेरे लिए ऐसी स्थिति में हमेशा रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है। तो दोस्तों आपके सामने दोनों सवाल रख दिया, 2 सवाल आपके सामने रख दिए। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे, बहुत आसान सवाल जो आपने पहले भी किया है, और इस तरीके का सवाल भी हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं अगला सवाल हमें क्या कह रहा है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मैंने शुरुआत में आपसे अपने वीडियोज में कहा था, जो हमारा पहला वीडियो हमने 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का तैयार किया था, वहां हमने इन्हीं बिंदुओं को पकड़ा था कि जहां से बोर्ड का सवाल पूछा जा रहा है। अपरिमित रूप से क्या हल होते हैं, समीकरण का कोई हल क्या नहीं होता है, समीकरण का एक ही हल होता है। 3 स्थितियां हमारे पास बन के आती हैं। जब भी अपरिमित रूप से अनेक हल आएगा तो आपके पास समीकरण का जो रूप लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब आप सोचेंगे कि a1 b1 c1 ही है क्या। हम जानते हैं कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्मों को हम व्यापक रूप में a1x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखते हैं, और जो गिवन समीकरण होता है, दिया गया समीकरण होता है, उससे इनकी तुलना करते हैं। तो हमने कहा कि हमारा व्यापक समीकरण का रूप है a1x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, सॉरी b1 c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये 2 समीकरण के रूप, इन्हीं समीकरणों की तुलना हम अपने गिवन दिए गए समीकरण से कराएंगे। तो हम देखेंगे कि a1 का मान पहले समीकरण में k है, तो हम a1 इज इक्वल टू लिखेंगे k। ऐसे ही हम दूसरे समीकरण में आएंगे तो वहां a2 का मान हमें दे रखा है 12, तो हमने लिख दिया 12। दूसरा, अब हम बात करेंगे b1 के पोर्शन की, तो b1 का मान हमारे पास दे रखा है 3y, तो हमने लिख लिया 3y। हमने बोला कि हमारे पास b2 का मान दे रखा है k, तो हमने लिख लिया k। अब हमारे पास आया c1 की वैल्यू, तो c1 की वैल्यू देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखी है -k -3, जैसा लिखा गया बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे एज इट इज।
फिर हमारे पास बन के आया C2, ये आया माइनस के, क्योंकि उन्होंने हमारे को दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं। समीकरण कह रहे हैं kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0। इन समीकरणों की तुलना हमने अपने व्यापक समीकरण से करवाई। अब जैसा हमारे से कहा गया अपरिमित रूप से अनेक हल, तो अपरिमित रूप की तो कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। हमने पूर्व के लिए अपने एक वीडियो में ऐसा सवाल किया है, पुनः सवाल पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा तीनों की स्थिति जब एक जैसी हो जाती है तब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रारंभ के दो को पकड़ेंगे, यानी दो पदों को लेंगे, उनकी तुलना कराएंगे, फिर हम पहला और लास्ट वाला टर्म लेंगे, उससे करेंगे, आपको के का मान पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू के दोनों को हम साथ में ले लेते हैं। तो हमने साथ में ले लिया है, हमने कहा कि पहला और दूसरा टर्म k अपॉन 12, अभी हमने बोला k अपॉन 12 क्योंकि a1 का और a2 की वैल्यू आई है, इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू माइनस k माइनस 3 अपॉन k। ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल करा दीजिए, ये तो प्लस में बदल जाएगा, यानी ये पोर्शन ऐसे ही हम छोड़ देंगे। अब हम आएंगे इस पे, हमने बोला k/12 इज इक्वल टू 3/k, तो दोनों टर्म को ले रहे हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये k और k आपस में गुणा करेंगे तो ये k स्क्वायर हो जाएगा, और ये 12 इंटू 3 होगा तो ये हो जाएगा 36, अर्थात k स्क्वायर बराबर आया 36, तो k बराबर लिखा जाएगा अंडर रूट 36। और जब भी स्क्वायर को अंडर रूट में लेके जाते हैं तो वैल्यू या तो प्लस में आती है और या फिर माइनस में आती है। हमने कहा कि या तो प्लस या माइनस दोनों में से एक का आएगा। अब हम देखेंगे जब भी माइनस आते हैं तो हमारे पास अपरिमित रूप से अनेक हल निकालने में समस्याएं होती हैं, इसलिए हम मान धनात्मक लेके चलते हैं। तो हम k का मान ले लेते हैं यहाँ पे 6 और रख के देख लेते हैं कि k के क्या मान से हमारा यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो चलिए रख के देखते हैं, k का मान 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 अपॉन 6। वैल्यू को पुट करके देखते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 में से 3 को माइनस कर दीजिए तो 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 क्या 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तीनों समीकरणों का मान हमारे पास इक्वल आ गए, सॉरी तीनों ही पदों का मान बराबर आ गया। तो हम कहेंगे कि k का जब मान धनात्मक 6 होगा तब हमारे इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। दोस्तों हमने अपने इस सीरीज के अंदर लगभग सारे बोर्ड्स के जो सवाल पूछे गए हैं और वो भी उन्हीं बिंदुओं से पूछे गए हैं उनको इंक्लूड किया है। और आज हमारी इस सीरीज का यह अंतिम वीडियो है, इसके बाद हम अपने नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो तब तक आप हमारे चैनल पर अपना अध्ययन मजबूत कीजिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।